Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का विषय गणित अभ्यास 5 समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ प्रश्नों को आज सॉल्व करेंगे। आज का हमारा जो पार्ट है 3 है समांतर श्रेणी का। इसके पहले 2 पार्ट का वीडियो आपको बताया गया है, जिसमें इसके पहले वीडियो में आपको समांतर श्रेणी का बारे में बताया गया था कि समांतर श्रेणी का व्यापक पद या n वां पद ज्ञात करने के लिए बताया गया था, और समांतर श्रेणी का अंत से n वां पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला बताया गया था। उससे संबंधित समांतर श्रेणी का व्यापक पद का n वां पद निकालने के लिए 2-3 एग्जाम्पल भी बताए गए थे। आज पुनः हम इस वीडियो में इसी से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। हमारा प्रश्न दिया गया है कि समांतर श्रेणी 9, 13, 17, 21, 25 का 12वां पद, 24वां पद और n वां पद ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो जो आपका समांतर श्रेणी दिया गया हम उसको लिख लेंगे, यानी AP दिया गया है 9, 13, 17, 21 और 25 ... तो सबसे पहले इसमें हम प्रथम पद ज्ञात कर लेंगे। प्रथम पद A क्या है, 9 है। उसके बाद से इसमें कॉमन डिफरेंस ज्ञात कर लेंगे, सार्वंतर ज्ञात कर लेंगे, यानी दूसरे पद में से पहले पद को हम घटाते हैं, तो घटाने के बाद से जो पद मिलता है वह सार्वंतर होता है। तो यहाँ से इसको घटा लेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। अब इसके बाद से हमारा जो समांतर श्रेणी का व्यापक पद में n वां पद निकालने के लिए जो फार्मूला होता है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है। अब हमको 12वां पद ज्ञात करना है। 12वां पद के लिए n का मान क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो A 12, n के जगह पर 12 लिखेंगे। A का मान क्या है, 9 है। n का मान 12 माइनस 1 इंटू D का मान क्या है, 4 है। अब इसके बाद से हम 9, 11 गुणे 4, 9 प्लस 11 दूना 44 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है ना। तो A 12 यानी 12वां जो पद होगा हमारा 53 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः श्रेणी का 12वां पद 53 है। यह इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम इस श्रेणी का 24वां पद, 24वें पद के लिए अगर देखते हैं तो n बराबर क्या लिखेंगे, 24। फार्मूला आपका वही रहेगा, वैल्यू से वही रहेगा। ठीक है ना, उसमें कोई बदलाव नहीं है, करिए n का मान आपका बदल गया है। तो A 24 बराबर 9 प्लस 24 माइनस 1 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 9 प्लस 23 इंटू 4। ठीक है। 9 प्लस इसको गुणा कर देंगे, 4 3 12, 4 दूना 92 हो जाएगा। इसको आप जोड़ लेंगे तो 101 हो जाएगा। ठीक है ना। यानी यहाँ लिख सकते हैं, अतः श्रेणी का 24वां पद 101 होगा। ये दूसरा आंसर हो गया। इसी प्रकार हमको n वां पद निकालना है। तो श्रेणी का n वां पद an बराबर क्या लिखेंगे, 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। तो 9 प्लस 4n माइनस 4 घटा देंगे तो 5 प्लस 4n यानी 4n प्लस 5 an। तो श्रेणी का
हमारा यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः श्रेणी का n वां पद क्या होगा 4n+5, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो पहला ये एग्जाम्पल था, आपको कल के वीडियो पर आधारित ये क्वेश्चन बताया जा रहा है। इसमें आपका जो प्रश्न दिया गया था उसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 12वां पद, 24वां पद और n वां पद ज्ञात करने के लिए, जो आपको इस प्रश्न में आपको बताया गया किस प्रकार हम 12वां पद निकालेंगे, 24वां पद निकालेंगे और n वां पद निकालेंगे। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं और समझते हैं अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, क्या समांतर श्रेणी की संख्याओं की सूची जो लिस्ट है 5, 11, 17, 23 ... का कोई पद 301 है, कारण सहित उत्तर देना है। यानी जो यहाँ पे समांतर श्रेणी की सूची दी गई है, यानी दी गई समांतर श्रेणी, यानी जो समांतर श्रेणी दी गई है समांतर श्रेणी जो दी गई है 5, 11, 17, 23 ... क्या इस समांतर श्रेणी की सूची में क्या 301 पद है कि नहीं है। ठीक है ना, ये हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसका प्रथम पद ज्ञात कर लेंगे। प्रथम पद ए बराबर क्या है 5 है। उसके बाद से इसमें हम कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर ज्ञात कर लेंगे। 11 - 5 = 6। ठीक है, अब यहाँ से n वां पद के लिए हम फार्मूला लिखेंगे। n वें पद के अनुसार से तो an बराबर क्या होगा a + n - 1 × d हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे an का मान कितना दिया है 301 दिया है, यही है ना 301, कोई पद 301 है तो यह an का मान हो जाएगा। अब an के जगह पर आप 301 लिखेंगे, a के जगह पर आप क्या लिखेंगे 5 n - 1 × 6। अब यहाँ से आपका आ जाएगा 301 5 6n - 6, यह आपका हो जाएगा 301 - 1 + 6n, यह इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। इसको आप जोड़ लेंगे तो 302 हो जाएगा और n बराबर 302/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आएगा 151/3 आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। n ये डिसाइड करता है कि पदों की संख्या, ठीक है ना, कि उस पद पर यह आपका 301 है कि नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ से जो n का मान आया हुआ है 151/3, तो उपरोक्त जो आपका यह जो आंसर जो दिया गया n, तो n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। यहाँ लिखेंगे चूँकि n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, जबकि n का मान सदैव धनात्मक पूर्णांक होता है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है या पुष्टि हो
जाती है कि श्रेणी में 301 कोई पद नहीं है। ठीक है ना। अगर इस रूप में आता है तो इसका मतलब यह है कि 301 ये जो दिया गया है ये श्रेणी में है ही नहीं। ठीक है ना। अगर सिर्फ हमारा n का मान 151 आया होता या 152 आया होता, ठीक है ना, तब हम कह सकते हैं कि जो 301 है वो 151वें स्थान पर है या 152 स्थान पर है। ठीक है ना। ऐसे इसको हम कह सकते हैं। लेकिन अगर वह भिन्न के रूप में n का मान आ गया है तो यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि जो 301 है उस श्रेणी में है। ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपको बताया गया कि n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पे n का मान सदैव क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है। अतः यह पुष्ट हो जाती है कि इस श्रेणी में 301 पद कोई पद है ही नहीं। ठीक है। यह इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। अगला प्रश्न है, दी गई समांतर श्रेणी 10, 7, 4 -62 के अंतिम पद से 11वें पद का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दी हुई समांतर श्रेणी क्या है, 10, 7, 4 -62 है। तो इसमें आपका अंतिम पद क्या है, -62 है। ठीक है। अब यहाँ से आपको प्रथम पद निकालना है। क्या निकालना है, प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या है आपका, 10 है। सार्वंतर निकालेंगे यानी कॉमन डिफरेंस, 7 - 10 बराबर -3। और इसके बाद से अंतिम पद यानी यल से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये है -62। ठीक है ना। तो कल आपको बताया गया था ना एक फार्मूला अंतिम पद से nवें पद निकालने के लिए। ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है क्या बताया गया था, अंत से nवां पद निकालने के लिए यल -n-1 इंटू डी, ये आपको बताया गया था। यहाँ लिख लेंगे, अंत से nवां पद ज्ञात करने के लिए। ठीक है। अब यहाँ से आपको n का मान क्या है, 11 है। यहाँ पे दिया ना अंतिम पद से 11वें पद का मान निकालना। तो n का मान कितना दिया गया है, 11। तो A11 लिखेंगे, n का मान कितना है, 11। अंतिम पद क्या है, -62 है। n का मान कितना है, 11 - 1 इंटू डी का मान कितना है, -3 है। ठीक है। तो चलिए -62 इसमें से घटा देंगे तो 10 गुणे -3। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, -62 इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -32 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से लिखेंगे, अतः अंतिम पद -62 से 11वां पद जो होगा वो क्या होगा, -32 है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। प्रश्न दिया गया था कि दी गई समांतर श्रेणी
10, 7, 4 और डॉट 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 -62 के अंतिम पद से ग्राम्य पद का मान ज्ञात करना। तो कल इस पर आधारित एक सूत्र आपको बताया गया था कि अंत से nवां पद ज्ञात करने के लिए जो हम फार्मूला लिखते हैं an बराबर l माइनस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ठीक है, तो दी गई समांतर श्रेणी आपका यहाँ पर हमने लिख लिया। प्रथम पद हमने ज्ञात कर लिया, इसका कॉमन डिफरेंस हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, यानी कॉमन डिफरेंस ज्ञात करने के लिए हमेशा हम उसके अगले पदों में से पहले पद वाले को घटाते हैं, यानी द्वितीय पद में से प्रथम पद, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक, अंतिम पद आपका क्या है -62 है और n का मान कितना है 11 है। ग्राम्य पद ज्ञात करना है ना, तो n का मान क्या हो जाएगा 11। अब हम यहाँ से फार्मूला यहाँ पे लिख लेंगे और इस फार्मूले पर हम क्या करेंगे सभी वैल्यू को उसके जगह पर रिप्लेस करेंगे। n के जगह पे 11, l के जगह पर -62, n के जगह पे 11, 1 है, d की जगह पर -3, इसमें से घटा देंगे 10 आएगा, 11 में से 1 जाएगा तो -3, गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, 10 × 30, -62 में से 30 घटा देंगे -32, तो ये ग्राम्य पद अंत से क्या होगा -32 होगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। समझ में आ गया? बहुत अच्छा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। अगला प्रश्न है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। प्रश्न दिया गया है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से क्या है विभाज्य है। तो यहाँ पे इसका हल हम कैसे करेंगे। अब 2 अंकों की संख्या हमको बताना है, तो 2 अंकों की संख्या मान लीजिए 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, डॉट 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 99 तक हो गया। अब इस संख्या में, ठीक है ना, इसके पहले आप 10 लिख लीजिए, यानी 10 से लेके 99 ये 2 अंक में दिए गए हैं। अब ये 3 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य हैं, यानी कितनी संख्याएं विभाज्य हैं, ये हमको पता करना है। तो 10 तो विभाज्य है नहीं 3 से, 11 भी नहीं है, यानी स्टार्ट आपका कहाँ से हो रहा है 12 से हो रहा है। ठीक है ना, 12 के बाद से 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 है। तो इसी तरीके से आपका जो संख्या आपको मिलेगा वो कुल कितनी संख्याएं मिलेंगी वो 3 से विभाज्य होगा, वो हमको पता करना है। उसके बाद से हम अंतिम संख्या पता कर लेते हैं कि कौन सी संख्या अंतिम है जो 3 से विभाज्य है। तो अंतिम संख्या आपका क्या है 99। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्या सूची निम्न है। तो यहाँ पे 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्या सूची निम्न है। तो पहला संख्या क्या है 12, यानी पहला पद क्या है 12 है। इसके बाद से है 15, 16 नहीं होगा, 17 नहीं होगा और 18 होगा। 18 के बाद से 19 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, 21 होगा। इसी प्रकार डॉट 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 लास्ट हमारा पद क्या आ जाएगा 99 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो संख्याओं का एक सूची लिखा गया है,
यह एक समांतर श्रेणी में है। ठीक है ना, जिनके बीच जो कॉमन डिफरेंस है सब में क्या है, समान है। तब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसका प्रथम पद 12 और सार्वंतर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अंतिम पद क्या है आपका, 99 है। अंतिम पद क्या है आपका, 99। तो यहाँ लिखेंगे अतः उपरोक्त श्रेणी एक समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद यानी A12 कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर D15 - 12 = 3 तथा अंतिम पद यानी AN या L 99। तो यहाँ से हमको कितनी संख्याएं यानी संख्याओं की हमको पता करना है, कितनी संख्या है कि जो 3 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे L = A + N - 1 × D। तो L का मान क्या है, 99, A का मान क्या है, 12, N का मान तो हमको निकालना है और D का मान क्या है, 3 है। तो 99 = 12 + 3N - 3, 99 बराबर घटा देंगे, 12 में से 3 को घटा देंगे तो यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा। 3N 99 - 9, 9 को इधर लेते आएंगे बराबर 3N, 90 बराबर 3N हो जाएगा आपका। तो N बराबर 90/3 यानी ये 30 बार में कट जाएगा यानी N का मान 30 आ जाएगा। यानी इस समांतर श्रेणी में 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की जो संख्या होगा वह 30 होगा। यानी 30 संख्या आपको मिलेगा जो 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, अतः इस समांतर श्रेणी में 3 से विभाजित होने वाले 2 अंकों की संख्याएं 30 होगी। यह इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार 3 के बजाय 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को पूछ सकता है। ठीक है ना, तो हम इसी प्रकार हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, 2 अंकों के बजाय 3 अंक का पूछ सकता है कि जैसे यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो 2 अंकों वाली के जगह पर 3 अंकों वाली ये पूछ सकता है कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो 3 अंकों में हम कहाँ से चालू करेंगे, 100 से लेके और 999 तक चालू करेंगे। अब इसमें हम पहले प्रथम पद को ज्ञात करेंगे कि पहला पद कौन सा होगा जो 3 से विभाज्य है। उसके बाद अगला पद कौन होगा, उसके बाद अगला पद कौन होगा, उसके बाद अगला पद कौन होगा और लास्ट पद हमारा 999 रहेगा। ठीक है ना, पहले हम 3 या 4 पदों की पद ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद से लास्ट अंतिम पद ज्ञात करेंगे। ठीक,
तब हम फार्मूले के माध्यम से हम उन संख्याओं को ज्ञात करेंगे जो 3 से विभाज्य होगा। कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य होगा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि 1,000 रुपये की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या यह ब्याज एक समांतर श्रेणी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज का परिकलित कीजिए। यानी पर ज्ञात करना है कि 30 वर्षों के अंत में कितना ब्याज मिलेगा और 30 वर्षों के अंत में हम कैसे ब्याज ज्ञात करेंगे। जब ये जो आपका प्रश्न दिया गया है यदि ये समांतर श्रेणी में होगा तब। अगर ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा तब हम नहीं ज्ञात कर पाएंगे। ठीक, तो इसके लिए पहले तो इसको हम साधारण ब्याज निकालेंगे। ठीक है ना, साधारण ब्याज कितना होगा पहले वर्ष के लिए। ठीक है ना, इसी प्रकार दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे, इसी प्रकार तीसरे वर्ष के लिए निकालेंगे और इसके बाद देखेंगे कि क्या वह जो हमारा साधारण ब्याज निकाला गया है क्या वो एक समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। अगर समांतर श्रेणी में है तो 30 वर्षों के अंत में ब्याज कितना मिलेगा ये हम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हल लिखे। मूलधन दिया है, जो जो दिया है उसको लिखते जाएंगे। मूलधन दिया है 1,000, दर दिया गया है 8%, समय है 1 वर्ष। तो यहाँ से साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना है 1,000, दर है 8, समय 1 और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आ जाएगा 80 रुपया। यानी पहले वर्ष का आ जाएगा तो 80 रुपया आ जाएगा पहले वर्ष के लिए। यानी प्रत्येक वर्ष के लिए हम निकालते हैं तो प्रत्येक वर्ष के अंत में जो ब्याज की जो राशि होगा वह 80 रुपया होगा। ठीक, इसी प्रकार दूसरे वर्ष के अंत में जो ब्याज मिलेगा, दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज, तो यहाँ पे निकालेंगे। मूलधन तो ही रहेगा, दर हो रहेगा, समय 2 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 160 रुपया आएगा। इसी प्रकार हम तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा, सब कुछ वही रहेगा, समय 3 वर्ष हो जाएगा और बटे 100, तो 8 तरीके 24 यानी 240 रुपये आ जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार हम चौथे वर्ष के अंत में ब्याज अगर देखें तो 1,000 गुणे 8 गुणे 4 बटे 100, 8 चौको 32 यानी 320 रुपया आ गया। तो पहले वर्ष के अंत में जो हमारा ब्याज था 80 रुपया था, दूसरे वर्ष के अंत में हमारा ब्याज जो था 160 रुपया था और तीसरे वर्ष के अंत में जो ब्याज था 240 रुपया था और चौथे वर्ष के अंत में हमारा जो ब्याज था 320 रुपया था। इसी प्रकार 5वें वर्ष के अंत में निकालेंगे और 6वें वर्ष के अंत में निकालेंगे, तो ऐसे हम निकालते जाएंगे। तो ये जो संख्याओं का एक देखा जाए एक सूची बन रहा है,
यानी जो ये हम ब्याज का अगर राशि ये जो आया है वर्ष के अंत में, अगर हम इसका एक लिस्ट देखें तो 80, 160, 240, 320 यह एक समांतर श्रेणी में आपको दिखाई देगा, क्योंकि इनके बीच अगर देखा जाए कॉमन जो डिफरेंस है, ठीक है, वह इक्वल हो रहा है। 160 में से 80 घटाएंगे तो 80 आएगा, 240 में से 160 घटाएंगे तो 80 आएगा, 320 में से 240 घटाएंगे तो 80 आएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः ब्याज की राशियों द्वारा बनाई गई श्रेणी क्या है, 80, 160, 240, 320 डॉट डॉट, ठीक है, ये बन रहा है। ये जो है ये क्या है, यह एक समांतर, यह एक समांतर श्रेणी में है, यह एक समांतर श्रेणी में है, ठीक है ना, जिसका प्रथम पद क्या है, 80 है और सार्वंतर कितना है, 80 है, ठीक है। जिसका प्रथम पद यानी ये 80, सार्वंतर यानी डी भी आपका 80 होगा। तो यहाँ से हमने कन्फर्म कर लिया है जो प्रश्न दिया गया था वह प्रश्न के अनुसार से जो ब्याज निकाला गया वर्ष के अंत में वह एक समांतर श्रेणी में आ रहा है। तो जब एक समांतर श्रेणी में आ रहा है तब प्रश्न में दिया गया था कि 30 वर्षों के अंत में ब्याज का गणना करना कि 30 वर्ष के अंत में ब्याज उसको कितना मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः 30 वर्षों के अंत में ब्याज की राशि, तो ब्याज की राशि ज्ञात करने के लिए हम इसके व्यापक यानी nवां पद का जो हमारा समीकरण जो सूत्र होता है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। 30 वर्षों के अंत में ब्याज की जो राशि होगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला होता है जिसमें a का मान और d का मान और n का मान आपका 30 दिया गया है, ठीक है। तो n के जगह पर हम 30 रखेंगे और a के जगह पर 80 और d की जगह पर 80 रख लेंगे। तो a 30 यानी 30 वर्षों के अंत में ब्याज की राशि की गणना की जा रही है। तो यहाँ पे a का मान 80 हो गया, 30 माइनस 1 गुणे 80, यहाँ पे 80 प्लस 29 गुणे 80 हो जाएगा, ठीक है। अब हम 80 प्लस इसका हम गुणा कर लेंगे, तो इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 2320 होगा और इसको जोड़ लेंगे तो 2400 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, अतः 30 वर्ष के अंत में जो ब्याज होगा वो 2400 रुपया होगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो प्रश्न दिया गया था उस प्रश्न में 2 कंडीशन दिया गया था। पहला कंडीशन ये था कि क्या वह समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो जब समांतर श्रेणी में है तब हम 30 वर्षों के अंत में ब्याज का हमको गणना करना था। तो सेकेंड पार्ट में हमने 30 वर्षों के अंत में हमने ब्याज का गणना किया जो 2400 रुपया आया, ठीक है। तो इस प्रकार जो प्रश्न दिया गया था उस प्रश्न को आपको बताया गया, समझाया गया। चलिए अगले प्रश्न को
और इस वीडियो का आज लास्ट प्रश्न देखते हैं। आज का वीडियो में लास्ट प्रश्न को देखेंगे जो दिया गया है। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। उसके अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? अब जैसे इस प्रकार बनाया गया क्यारी है तो इस पहले क्यारी में कुल कितने गुलाब के पौधे हैं? 23 हैं, ठीक है ना। इसके बाद से दूसरे पंक्ति में कितने हैं? 21 है। इसके बाद से तीसरे में कितने हैं? 19 है। इसी प्रकार अंत में आपका दिया गया है 5 है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका क्यारी बनाएगा। तो ये बताना है कि इसमें कुल कितनी पंक्तियां हैं, ठीक है ना। इस पंक्तियों का हमको गणना करना है, ठीक है। तो इसको हल हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहली, दूसरी, तीसरी डॉट डॉट पंक्तियों में गुलाब के पौधों की संख्याएं क्रमशः 23, 21, 19 डॉट 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 5। तो अगर यहाँ से देखा जाए ये 23 है, ये 21 है, इनके बीच जो कॉमन डिफरेंस है इक्वल हो रहा है, इसलिए ये कह सकते हैं कि ये एक समांतर श्रेणी में है, ठीक है ना। जो यह एक समांतर श्रेणी में है जिसका प्रथम पद यानी ए 23 है, कॉमन डिफरेंस सर्वांतर जो डी है 21 माइनस 23 इक्वल टू -2 यानी -2 है। और अंतिम जो आपका दिया गया है, अंतिम पंक्ति में गुलाबों की जो संख्या है वो 5 है, यानी AN बराबर क्या है? 5 है। तो चूँकि यहाँ से AN बराबर हम क्या लिखेंगे? A प्लस n-1 इंटू डी। AN का मान क्या है? 5 है। A का मान कितना है? 23 है। n-1 डी का मान क्या है? -2। अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। 5, 23 इसका गुणा करेंगे तो -2n प्लस 2 5, ये जुट जाएगा आपका 25 हो जाएगा -2n। ये इसको हम इधर लेते आएंगे 5 माइनस 25 -2n -20 -2n माइनस से माइनस कट जाएगा। n बराबर 20/2 बराबर 10। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः फूलों की क्यारी में 10 पंक्तियाँ हैं, ठीक है। यह इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसके पहले वीडियो में जो आपका फार्मूला बताया गया था उस फार्मूले पर आधारित आपको इस वीडियो में
प्रश्न बताए गए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया गया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम महसूस होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें और मेरे चैनल को जो अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लें। लाइक और शेयर करना मत भूलें।